Good morning, students. Well, let us start a new chapter, and the chapter name is solid. So, as we all know, the matter has three forms or three states. The first one is solid, second is liquid, and the third is gas. So, about the gas, we have discussed in detail in class plus one, and little much about liquid. The mainly liquid is the part of physics. जो लिक्विड है वो आप जनरली फिजिक्स में स्टडी करते हो, और गैस हमने प्लस वन में बहुत डिटेल में बेटा स्टडी कर लिया है. तो नाउ इट्स अ टाइम ऑफ सॉलिड. तो आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा सॉलिड. तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड वी जनरली नो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर. ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ मैटर है विच पोसेस रिजिडिटी एंड ऑल्सो पोसेस अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड. कि सॉलिड क्या है बेटा? एक मैटर की फॉर्म है जो प्रोसेस करती है, रिजिडिटी इसके अंदर होती है, और जिसका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. दैट इज़ कॉल्ड ए सॉलिड. अब सॉलिड के बारे में हम बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो दिस लेक्चर इज जस्ट अ बेसिक ऑफ सॉलिड. क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड. तो लेट अस स्टेट some characteristics of the solid. As we all know, firstly, solid have definite shape. सॉलिड की क्या होगी? डेफिनेट शेप होगी. और क्या होगा? डेफिनेट उसका मास होता है. और डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम. मीन्स सॉलिड है, कोई भी सॉलिड आप लेके चलते हो, जैसे एक बॉक्स ही आपने लिया तो उसकी क्या रहेगी बेटा? डेफिनेट शेप रहेगी. आप उसको जहाँ मर्जी लेके जाओ दैट शेप विल रिमेन सेम. दिस मीन्स द डेफिनेट शेप. डेफिनेट मास, कि जितना भी उसका मास है आप कहीं भी लेके जाओगे उसका मास क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा. एंड ऑल्सो द वॉल्यूम विल बी डेफिनेट. इट मीन्स अगर आप उस पीस को किसी अनदर कंटेनर के अंदर डालते हो तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? वहाँ पे फिक्स रहेगा. नॉट लाइक अ लिक्विड. जैसे कि लिक्विड है बेटा हमारे पास एक गिलास के अंदर है और हमने उसी को बोतल के अंदर डाल दिया. तो पहले शेप किस तरह की थी? ग्लास की. लेकिन अब किस तरह की होगी? है बोतल की. लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता. तो इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. क्लियर? सॉरी, दिस इज अबाउट द शेप. द वॉल्यूम ऑल्सो रिमेन फिक्स. तो इट हैज़ डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम. एंड द सेकेंड इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दिस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट. बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है. मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं. क्लियर? थर्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब सॉलिड के पार्टिकल्स जो क्या है बेटा? एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं. इट मीन्स उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट है. क्लियर? एंड मेन थिंग कि जो पार्टिकल्स हैं अब वो क्या है? एक दूसरे के बेटा काफ़ी नज़दीक हैं. उनकी जो पोजीशन है वो क्या है? फिक्स पोजीशन है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. दैट्स वाई जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? जस्ट ऑसिलेट करते हैं. ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस. अबाउट देयर मीन positions. Means because particles of solid are fixed, they cannot move, so they just can oscillate about their mean position. And next is compressibility. compressibility अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की तो बेटा वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड वेरी मच. इट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स आर वेरी लो. रिजिडिटी वेरी हाई रिजिड. ये सारे क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं. क्लियर? डिफ्यूज़न की बात करते हैं. डिफ्यूज़न मीन्स सिंपली बात करें तो इट इज़ जस्ट मिक्सिंग. लाइक जैसे कि आप खाना बनाते हो बेटा तो खाने की स्मेल क्या होती है? वो आपकी एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, मतलब डिफ्यूज़ हो जाया करती है. लेकिन ऐसा सॉलिड के केस में नहीं है. बिकॉज सॉलिड इट मीन्स सॉलिड इज़ अनडिफ्यूजिबल. ये डिफ्यूज़ नहीं होता, या फिर डिफ्यूज़न इसका काफ़ी क्या हो बेटा? लो होता है. तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ प्रीवियस क्लासेस इन अ वेरी डिटेल. So this is the solid. Solid क्या है बेटा? It is the form of matter which possesses rigidity and also possesses a definite shape and definite volume. Here we discuss some properties of the solid. First one is shape. Definite shape है, definite mass है, definite volume. Intermolecular distance very short. Intermolecular forces very strong. Fixed position है particles के, that's why they oscillate about their mean position. Compressibility very low, rigid होते हैं. Diffusion very low. So these are the general characteristics of the solid.
तो हेयर सॉलिड्स आर डिवाइडेड, जो सॉलिड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट वन इज crystalline solids and second is amorphous solids. Clear? तो what is crystalline and what is amorphous? तो simply डिफरेंस क्या है इनके बीच में, तो बेसिक डिफरेंस इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड. इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो जो अरेंजमेंट है, फर्स्टली मैं बात करता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो क्या है बेटा, अरेंजमेंट इन रेगुलर, एक रेगुलर अरेंजमेंट है वहाँ पे. क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है. इट मीन्स जो पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न या फिर रेगुलर फैशन आप इसको बोल सकते हो, कि दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न और रेगुलर फैशन ओवर अ लॉन्ग रेंज, ओवर अ लॉन्ग रेंज. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर फैशन के अंदर आपने उसको अरेंज किया हुआ है. वो भी फैशन भी कैसा, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है जिसका, ऑफ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. तो इसका मतलब क्या है, जस्ट डिस्कस कि जैसे बेटा आपके दो पार्टिकल्स हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ठीक है. तो इनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है. मतलब आप इनको देखोगे अरेंजमेंट को, तो इनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी. जैसे कि फर्स्ट मैं आपके एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि दो पार्टिकल्स अरेंज करने में, तो दिस इज ए, उसके बाद क्या गया बेटा बी, अगेन ए बी ए बी. ये क्या बन गया, इसका एक रेगुलर पैटर्न बन गया बेटा. जैसे कि ए, उसके बाद बी, अगेन ए, अगेन बी, अगेन ए, अगेन बी. और इसी तरह से बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी ए बी ए बी, अगेन सेम रो बनती है आपकी ए बी ए बी ए बी. तो इसका मतलब है कि रेगुलर फैशन में और एक रेगुलर पैटर्न में आपको अरेंज किए गए हैं. मतलब कि जब आपके पार्टिकल्स होंगे, आप उनको स्टडी करते हो, तो उनकी जो अरेंजमेंट है उसका एक रेगुलर पैटर्न बनेगा, ठीक है. और पैटर्न भी कैसा होगा, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, मतलब वो एक लंबी रेंज का पैटर्न होगा. मतलब यहाँ नहीं कि दो चार आइटम्स आपके अरेंज हुए और वो हो गया, ऐसा नहीं है बेटा. एक लंबी रेंज तक पूरी शेप है जो उसकी, जो पूरा के पूरे पार्टिकल्स आपके वो उसी पैटर्न में क्या होंगे, अरेंज होंगे. तो ये जो अरेंजमेंट होती है किसके अंदर होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड की, अमोर्फस सॉलिड की हम बात करेंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न बट ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर. या फिर इसको आप बोल सकते हो दे आर अरेंज्ड इरेगुलरली. मतलब क्या है, जो इसके अपोजिट होंगे, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इरेगुलरली अरेंज होंगे, ठीक है. वो रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे, या फिर अगर रेगुलरली अरेंज भी हैं तो उनका पैटर्न क्या रहेगा, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर वहाँ पे उसका रहने वाला है. जैसे कि एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ये ए है, बी ए, उसके बाद क्या आता है बेटा, बी बी बी, ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे भी अगर बी है ए आ गया. तो इस तरह का पैटर्न है, जो जैसे कि दो पार्टिकल्स ए बी, उसके बाद क्या है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या हो बेटा, रेगुलर नहीं रही. अप टू 4 एटम्स इसकी अरेंजमेंट रेगुलर थी, लेकिन उसके बाद क्या है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो गई है. तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अमोर्फस सॉलिड. मीन्स इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली, या फिर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न बट ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर. मतलब उनका जो रेगुलर है, जो ऑर्डर है वो क्या है, शॉर्ट रेंज है. मतलब लॉन्ग रेंज तक वो इस तरह से रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है. क्लियर. तो ये है आपके बेटा अमोर्फस सॉलिड. तो अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस करने वाला हूँ, एक डिफरेंस इनके बीच में आता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड. अब इन दोनों के ऊपर मैं इसके कुछ डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. डिफरेंस क्या रहेंगे, डिफरेंस रहेंगे बेटा कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं
कौन है, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कोल्ड ट्रू। कौन है, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कोल्ड ट्रू सॉलिड्स। इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोला करते हैं। लेकिन जो आपके अमोर्फस सॉलिड हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स, और या इनको बोल देते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं और अमोर्फस को हम सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल आप कैसे लोगे बेटा, जैसे कि आपका ग्लास पेन है, क्या है, ग्लास प्लेन। तो आप शीशा लगाते हो, अगर आप उसको काफ़ी सालों के बाद देखते हो बेटा, तो क्या मिलेगा, वो आपको बॉटम से तो थिक मिलेगा, बॉटम है जो वहाँ से क्या मिलेगा, आपको थिक मिलता है, लेकिन ऊपर से क्या होगा बेटा, ऊपर से वो थिन हो जाएगा, पहले से पतला हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये क्या है, लिक्विड की तरह ही है। जैसे लिक्विड फ्लो करता है ऐसे ही आपके ये ग्लास प्लेन भी जो सॉलिड्स हैं ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो उसे हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी है, दीज आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, बट दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू डिस्कस करूँगा कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आए। आप इनको डिटेल में अपनी बुक में पढ़ सकते हो, आपको मिलेगा मैटर सेम ही। क्लियर। अब एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है, सबसे पहले पता हो कि आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर डायरेक्शन में क्या है, सेम है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है, आपका एनाइसोट्रोपिक है। तो अगर आप एक डायरेक्शन से मेज़र करते हो और उसी को दोबारा सेकंड डायरेक्शन से मेज़र करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स जो आपको प्रॉपर्टी हैं वो हर डायरेक्शन में क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगी, मीन्स सेम प्रॉपर्टीज ऑल या फिर डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये होता कैसे बेटा, ये इसलिए होता है बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, डिफर होती है। जैसे कि देखते हैं बेटा कि हम लेते हैं पहले इस डायरेक्शन में मैं मेज़र करता हूँ। क्लियर। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है, ए बी ए बी ए बी, फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर मैं इसको ऐसे डायगोनली मेज़र करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से मेज़र किया, तो यहाँ पे आपको किस तरह की अरेंजमेंट मिल रही है बेटा, बी ए, यानी कि पहले ए बी टाइप की अरेंजमेंट थी, अब बी ए टाइप की आपको अरेंजमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो बेटा, थर्ड डायरेक्शन देखते हैं, चलो यहाँ पे किस तरह की मिल रही है, आपको ए बी टाइप की अरेंजमेंट मिल रही है। मीन्स अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो आपको अरेंजमेंट ऑफ मेटल एटम्स भी क्या मिल रही है बेटा, डिफर मिल रही है। इसलिए यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ द डिफर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर। बट इन केस ऑफ in case of amorphous solid they are isotropic in nature. Why? Because there are no particular arrangement, they are just irregular। क्या है यहाँ पे, irregular आपकी अरेंजमेंट है, ठीक है। हर तरह से अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट आपको क्या मिलेगी, वहाँ पे सेम मिलेगी। हर डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट आपको नियरली क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। दैट्स वाई दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे, ठीक है, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दे हैव वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, मीन्स इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज़ 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगी तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही 120 आपका टेम्परेचर क्या होगा, अटेन होगा, पूरी की पूरी जो आपकी सॉलिड होगी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है।
उसी टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद कोई टेम्परेचर मतलब 120 टेम्परेचर से 21 टेम्परेचर आने से पहले वो पूरी चीज़ आपकी मेल्ट हो चुकी होगी, यानी कि 120 पे ही सिर्फ वो क्या होती है, मेल्ट होगी। बट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स, जैसे कि प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक अगर आप गर्म करते हो बेटा, तो फर्स्टली क्या होगी, वो सॉफ्टन होगी, उसके बाद वो पिघलना, मेल्ट होना स्टार्ट करती है। और ऐसा भी एक रेंज पर टेम्परेचर पे नहीं होता, एक वाइड रेंज होती है। मीन्स अगर 100 डिग्री स्टार्ट हुआ, क्या होता है 100 से लेके 150 तक वो क्या हुआ, आपकी मेल्ट हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी इसके, एक दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। तो क्रिस्टलाइन में क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एक ही टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर पूरी मेल्ट हो जाएगी। बट इन अमोर्फस सॉलिड दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अ टेम्परेचर। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप क्रिस्टलाइन को कट करते हो विद नाइफ आपने कट किया, तो आपको दो पीसेस जो मिलने वाले हैं, टू पीसेस जो आपको मिलेंगे, उनका सरफेस क्या मिलेगा आपको, एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेन सरफेस। जैसे आप एक पीस लो बेटा, एक पनीर चीज़ का पीस आपके पास, ठीक है, आप उसको बीच से कट करो, तो आपको क्या मिलेंगे, दो की दोनों तरफ क्या मिलेंगे, प्लेन पीस ही मिलेंगे। दो पीस जो आपको मिलते हैं उनका सरफेस क्या होगा बेटे, एकदम प्लेन होगा ना। बट अमोर्फस सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, जो आपको पीस मिलेंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, इरेगुलर शेप के मिलेंगे, इरेगुलर सरफेस आपको मिलेगा, बिकॉज उनके बीच में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। तो दीज आर द डिफरेंस। और हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका NaCl, उसकी अरेंजमेंट क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो दीज कम्स अंडर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम बात करते हैं क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज क्या होता है, इसके अंदर SiO2 की क्या होती है बेटा, अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोर्फस की, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लेके चलोगे, क्वार्ट्ज ग्लास, इसके अंदर SiO4 की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। तो क्वार्ट्ज ग्लास की अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगी, इरेगुलर अरेंजमेंट मिलेगी। जो डायग्राम है आपकी बुक में गिवन है बेटा, आप वहाँ से देख सकते हो, दो डायग्राम आपको गिवन है, एक किसका, क्वार्ट्ज का, एक क्वार्ट्ज ग्लास का। क्वार्ट्ज को देखोगे तो आपको स्फेरिकल फॉर्म वहाँ पे कुछ इस तरह की दिखेगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट में आपको पार्टिकल्स अरेंज दिखाई देंगे। बट इन क्वार्ट्ज ग्लास ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की और अमोर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस आप बोल सकते हो। और अगर आपके पास कोई पूछे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, तो इनको कंबाइन करके आप एक उनकी इक्वेशन बना सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, जिसके ऊपर आपके कुछ कंसेप्चुअली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक की डेफिनेशन में आ सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, बिकॉज जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे एक डिफरेंस और लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो कि जो अरेंजमेंट है वो क्या है बेटा, लॉन्ग ऑर्डर है। यहाँ पे सिक्स्थ डिफरेंस अगर हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो अरेंजमेंट है आपके पार्टिकल्स की वो क्या है बेटा, एक लॉन्ग रेंज है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सम डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक शेप्स, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ मतलब एनाइसोट्रोपी, नेचर्स, ऑर्डर अरेंजमेंट। क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अमोर्फस सॉलिड, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कितना टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है इनके अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में अमोर्फस सॉलिड को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर प्रॉपर्टीज, देयर क्लासिफिकेशन, वी ऑल इन दिस चैप्टर। And now will we do classification, classification of crystalline solids वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा दे आर फोर टाइप्स के यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ये भी आपको एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज एकदम से यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो फोर टाइप्स के मेरे पास प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो फर्स्ट आर आयनिक सॉलिड्स, सेकंड टाइप इज मेटालिक सॉलिड्स,
थर्ड इज कोवलेंट सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज द मोलिकुलर सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो आपकी हैं दीज आर फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स एंड मोलिकुलर सॉलिड्स। आपकी बुक के अंदर बेटा सिंगली क्या है एक्सप्लेन किए गए हैं अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ आपको आपके टेबल की फॉर्म में बताना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से उसको माइंड अप कर सको। क्लियर। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है आयनिक मोलिकुलर और इसके बेस में मैं करने वाला हूँ बेटा किसके ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा किसके ऊपर, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर। इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ यहाँ पे सीपी से। सीपी मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अगर हम बात करते हैं आयनिक की कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड वो होंगे बेटा जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे आपके कैटायंस एंड एनायंस होंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, आयनिक सॉलिड बोल देते हैं। क्लियर। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की जैसे कि एग्जांपल साथ में डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि फर्स्ट जैसे NaCl है, NaCl इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है बेटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये क्या है आपके आयंस ही तो है। तो आयन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। सेकंड में बात करता हूँ मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो हो गया आपके पास। क्लियर। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है आपके बेटा, वो हैं आपके पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो मेटालिक पार्टिकल्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं आपके, उसके अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेंगे, वो आपके पास रहेंगे बेटा पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये होता क्या है, जैसे बेटा आपका मेटल होता है, मेटल्स उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ सोडियम एटम की या फिर आयरन एटम की बात की, तो इसने क्या किया, सपोज Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। अब मैं अगर बात करता हूँ कि इस तरह से एक बॉक्स है, इसके अंदर आपके सारे Fe2 पॉजिटिव आइटम क्या है बेटा, अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो जो आयंस होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके यहाँ पे अरेंज होंगे। किस तरह से, एक इनका सी होगा, एक समुद्र जैसे पानी होता है ना, पानी फ्लो करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो करेंगे। तो यानी कि ये अरेंजमेंट किसकी है, और इन पॉजिटिव्स को हम कर्नल्स भी बोल देते हैं बेटा, कर्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दीज आर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसको बोल सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव आयन है जो वो किसके अंदर है, सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। डी लोकलाइज मीन्स जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, दे कैन मूव। क्लियर। तो ये आपकी अरेंजमेंट है किसकी, मेटालिक सॉलिड्स की। अब हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स की। तो कोवलेंट सॉलिड्स में क्या होगा बेटा, जहाँ पे आपको मिलेगा कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जहाँ पे आपके पास क्या होंगे, नॉन मेटल एटम्स आपके जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। यानी कि जहाँ पे आपके पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स क्या होंगे, काम करेंगे, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो आपके क्या होंगे, कोवलेंट सॉलिड्स होंगे। ठीक है, और इन क्लियर बेटा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं इसका, डायमंड। डायमंड इज एग्जांपल ऑफ दिस। क्लियर। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में आपको नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 मैं आपके डिस्कस करूँगा इसके पास। तो डायमंड इसका एग्जाम्पल है। मोलिकुलर में क्या होंगे बेटा, मोलिक्यूल में क्या होंगे, जहाँ पे मोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे आपके, मोलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि H2 हो गया, I2 हो गया, या आपका वाटर मोलिक्यूल आ गया कोई भी। ठीक है, NH3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सारे क्या आपके मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो बेटा, मोलिक्यूल्स हों या फिर एटम्स भी हो सकते हैं आपके। एटम्स जैसे कि नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम होगी आपकी, इनके एटम्स हों। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, मोलिकुलर सॉलिड्स के हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ बॉन्डिंग, कि इनके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होगी बेटा। यहाँ पे बेंटिंग नहीं है, दिस इज अ बॉन्डिंग। क्लियर। अब बॉन्डिंग किस तरह होगी, तो हमें पता है बेटा, आयनिक सॉलिड्स जहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे क्या है, आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ पॉजिटिव आयन, दिस इज अ नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में किस तरह की अट्रैक्शन हुआ करती है, तो अट्रैक्शन होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, बॉन्डिंग का है या अट्रैक्टिव फोर्स कहें, तो यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है।
क्लियर। बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या होगी बेटा, आपकी मेटालिक बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यानी कि मेटल्स के बीच में क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। बात करते हैं कोवलेंट की, तो कोवलेंट केस में पता है बेटा क्या होता है, कोवलेंट केस में बनती है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे हुआ करती है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जब वहाँ पे होगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, बड़ा सा मोलिक्यूल बन जाएगा, जॉइंट मोलिक्यूल्स वहाँ पे बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स ये हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ये हैं। अब यहाँ पे तीन तरह से मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ कि मॉलिक्यूल सॉलिड है, इसके अंदर तीन तरह के होते हैं। मैंने आपको जब यहाँ पे एक तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये तीन तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हुआ करते हैं। तो एक तो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2I2, ठीक है। सेकंड हो सकते हैं आप, सॉरी दिस इज़ अ नॉन पोलर कि जो मोलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे कि नॉन पोलर H2I2, पोलर हो सकते हैं जैसे कि वाटर, या फिर नोबल गैस भी हो सकती हैं, नोबल गैसेस, या उसको छोड़े नोबल गैसेस को भी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास OF का बॉन्ड बनता है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि वाटर के अंदर बना करता है, वाटर को डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे हम पोलर में HCl को ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स के कि H2I2 भी हो सकते हैं नॉन पोलर, पोलर हो सकते हैं HCl, हाइड्रोजन बॉन्डेड जैसे कि वाटर, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में बॉन्ड भी, फोर्स है जो, वो भी क्या रहेगा, अट्रैक्शन का अलग अलग रहेगा। कि जब भी हम बात करते हैं नॉन पोलर की, नॉन पोलर की जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे किस तरह का फोर्स हमने पढ़ा है बेटा, ये चीज़ें प्लस वन में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे रहेगा लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, या फिर वीक वंडर वॉल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वीक वंडर वॉल फोर्स क्या होता है बेटा, जैसे कि हम बात सकते हैं कि ये एक H2 है, ये HH का मॉलिक्यूल है और ये I कम, ठीक है। एक सेकंड मॉलिक्यूल H2 का ये आया, तो अब ये क्या है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होता है, जिस वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव पोर्शन आ गया, तो ये नेगेटिव पोर्शन क्या करेगा, इसको भी डाइपोल में क्रिएट करेगा, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन, इसको हम बोल देते हैं वीक वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर लंदन फोर्स इसको हम बोल दिया करते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा क्लास +1 में। सेकेंड, अगर है वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल, अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, पोलर लाइक HCl है आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे किस तरह का फोर्स प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा आपका डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल है HCl, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया डाइपोल। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन। बिकॉज एक डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है बेटा, जैसे कि HCl है, तो यहाँ पे क्या होंगे, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यहाँ पे डाइपोल्स पोल्स क्रिएट होते हैं, तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह का डाइपोल मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगी आपके पास बेटा, पोलर के केस में इस तरह की बॉन्डिंग होगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, डाइपोल इंट्रैक्शन रहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात कर सकते, वाटर है, वाटर में पता लग गया, वहाँ पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसकी है वहाँ पे फिजिकल नेचर, कि फिजिकल नेचर कैसा रहेगा यहाँ पे, कि सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड रहेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, आयनिक सॉलिड्स की, किसकी बात करते हैं, आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक सॉलिड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, ये हार्ड रहेंगे, लेकिन साथ में क्या रहेंगे, ब्रिटल, मतलब कंप्रेस नहीं होंगे, टूट जाएंगे लेकिन कंप्रेस नहीं होंगे। उसी को बोलते हैं ब्रिटल, जो आसानी से बेटा क्या हो जाए, टूट जाए, कि फोर्स सहन कर सकता है, हार्ड है लेकिन टूट जाएगा जल्दी से, ज़्यादा फोर्स लगाया तो कंप्रेस नहीं होगा, टूट सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल, क्लियर। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स क्या रहेंगे, आपके ज़्यादा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो हार्ड और ब्रिटल रहेंगे। सेकंड में बात करता हूँ बेटा किसकी बेटा, मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड्स क्या रहेंगे, मेटेलिक के फोर्स में जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या रहेंगे, मतलब जो सॉलिड्स आपके हार्ड रहेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी थे मेटेलिक की, दीज आर मेलेबल एंड डक्टाइल। यहाँ पे ब्रिटल थे, लेकिन यहाँ पे मेलेबल और डक्टाइल्स हैं, आप कुछ को कंप्रेस करके शीट और वायर्स आसानी से बना सकते हो, क्लियर। अब बात करते हैं कोवलेंट की, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर अगेन कोवलेंट भी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यहाँ पे कैसे रहेंगे, हार्ड रहेंगे, क्लियर।
अब बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स की। मोलिकुलर सॉलिड्स की तो जो नॉन पोलर है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं नॉन पोलर की। अब नॉन पोलर वाले क्या हैं बेटा, जो फर्स्ट वाले यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। कि जो नॉन पोलर वाले हैं उनके बीच में क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, लंडन फोर्स का होता है, एक वीक वंडरवाल फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, ये सॉफ्ट नेचर इनका रहेगा। पोलर की बात करेंगे तो पोलर क्या होते हैं बेटा, जैसे कि HCl सल्फर डाइऑक्साइड है, या तो आपको गैसेस की फॉर्म में ही मिलते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सिमम आपको गैसेस की फॉर्म में या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म से मिलेंगे, सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, भी सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हार्ड मिलेंगे वो। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट और मेन प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, फर्स्टली बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। अब जो आयनिक सॉलिड हैं बेटा, आई होप आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हैंड राइटिंग में मत जाना ज़्यादा। तो बात करते हैं किसकी बेटा, आयनिक सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की। तो एज वी ऑल नो बेटा कि जो ये है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स, अगर सॉलिड फॉर्म में लेके चलोगे, सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या मिलेंगे आपको, इंसुलेटर्स मिलेंगे, इंसुलेटर्स। लेकिन अगर हम इन्हीं को क्या लेके चलते हैं मोल्टन स्टेट में, तो ये क्या रहेंगे, आपके कंडक्टर बन जाएंगे। समझे कि अगर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो इंसुलेटर का काम करेंगे, बिकॉज आयंस फ्लो करेंगे तभी हमारे पास क्या होगा, कनेक्टिविटी आएगी ना बेटा। तो जब सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो इंसुलेटर रहेंगे, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे या फिर एक्वस सोल्यूशन में आप लेके चलते हैं उनको, मोल्टन में और एक्वस सोल्यूशन में, मोल्टन मीन्स आपने उनको मेल्ट कर लिया, एक्वस मतलब आपने उनको पानी में डिजोल्व कर लिया, तो अब आयंस क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो मूव करेंगे तो क्या करेंगे, कंडक्टेंस को शो करेंगे। क्लियर। तो ये आपके सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर हैं, बट मोल्टन स्टेट में और एक्वस सोल्यूशन में ये कनेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स को हमें पता है बेटा, ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, चाहे सॉलिड में रहें चाहे मोल्टन स्टेट में रहें। सॉलिड में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो बिकॉज जो कनेक्टिविटी है वो उसके कारण होती है, वो होती है आपकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन तो आपके दोनों स्टेट में फ्लो कर पा रहे हैं, चाहे सॉलिड में है चाहे मोल्टन स्टेट में है। तो ये तो आपके क्या रहेंगे बेटा, कंडक्टर्स रहेंगे। बिकॉज मैंने यहाँ पे पिक्चर डिस्कस की थी, ये कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, आसानी से आपके फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से मूव कर सकता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो आपके क्या रहेंगे, कंडक्टर रहेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग की। जो कोवलेंट हैं वो क्या रहते हैं, आपके इंसुलेटर्स रहते हैं। क्या रहेंगे, इंसुलेटर। जैसे कि डायमंड, डायमंड क्या है आपका, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर आता है, एग्जांपल है उसका, और यहाँ पे इंसुलेटर ये रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन आती है ग्रेफाइट की। क्या आती है, ग्रेफाइट की एक्सेप्शन यहाँ पे आती है। क्लियर। तो केस क्या है ग्रेफाइट का, तो बेटा आपकी बुक में स्ट्रक्चर दी गई है डायमंड की भी और ग्रेफाइट की भी। अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखते हो तो एक वेल पैक्ड स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से पार्टिकल्स के आपको अरेंज मिलेंगे, यानी कि अच्छी अरेंजमेंट वहाँ पे मिलेगी। लेकिन जब आप देखते हो ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को अगर आप देखते हो तो ग्रेफाइट आपको सॉफ्ट भी मिलेगा और कनेक्टर भी मिलेगा, कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस। ठीक है, होता क्या है, अगर आप बॉन्डिंग देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। जो अरेंजमेंट है वो किस फॉर्म में है, लेयर्स की फॉर्म में है। जैसे कि एक लेयर यहाँ पे बन रही है, उसके बाद एक लेयर नीचे, एक लेयर नीचे, ये बीच में क्या है बेटा, खाली स्पेस है। ठीक है, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। आपके जो ग्रेफाइट है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बिकॉज डायमंड क्या है बेटा, वेरी हार्ड, बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। क्यों, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है, जिस वजह से वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बेटा, मतलब जो ग्रेफाइट है वो आपको क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। थर्ड थिंग कि जो हर एक पार्टिकल्स है वो आपको क्या मिलेगा, 3 पार्टिकल से बॉन्डेड मिलेगा। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। कार्बन का ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एग्जांपल है ना, तो कार्बन में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो ये बॉन्डेड है बेटा यहाँ पे 3 एटम से। ठीक है, लेकिन जो बाकी हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या है आपका, वो डीलोकलाइज है, वो फ्री है मूव करने के लिए, विच इज़ द कोज ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी बेटा ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट सॉफ्ट भी है और ग्रेफाइट कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका रीज़न हम क्या बोल सकते हैं, रीज़न यही है बेटा कि यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, कि कनेक्ट अरेंजमेंट, बीच में स्पेस है इसलिए सॉफ्ट हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड है,
एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो दिस इज द कॉज ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा किसके केस में, एसिडिक वर्ड्स में क्या रहेगा, आपका हाई रहेगा। इसके केस में मेटालिक बॉन्डिंग केस में भी आपका हाई रहेगा। उसके बाद भी अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे तो वेरी हाई रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं किसकी बेटा, मोलिकुलर सॉलिड्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में तो आपके पास काफ़ी लो रहने वाला है, वेरी लो, उसके बाद भी लो, उसके बाद भी लो, यानी कि तीनों केसेस में क्या रहने वाला है आपके पास, इसका मोलिकुलर तो लो ही रहने वाला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, और आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, उसके बाद एक बार अपनी बुक से रीड करें तो टॉपिक विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, और दोबारा आपको पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सॉलिड, या फिर बोल सकते हैं कि चैप्टर भी हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। तो कंप्लीट दिस वर्क एंड सबमिट टू मी। थैंक यू।